आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार, केमिस्ट्री वाले अच्छा हो जा रहा था। अच्छा, केमिस्ट्री वाले के टाइम में। चलो ठीक है, अब बताओ डिफिनीशन सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या होता है? कोई बताएगा? सीक्वेंस का डिफिनीशन। रवि यस सर। बताओ क्या होता है? सीक्वेंस का हाँ, याद सक्सेशन नहीं। ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये कॉमा है, ठीक है। an formed according to some rule, ठीक है, according to some rule called sequence। अब देखो सीक्वेंस में बहुत डिफरेंट मैथमेटिक्स में अलग हो गया। तुमको नॉर्मली इस तरह से भी किसी मॉल में गए, ठीक है, तो मॉल में जो होता है क्लॉथ्स वगैरह अरेंज होता है किसमें, एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, मीन साइज वाइज, तो वो भी एक सीक्वेंस हो गया। अब क्लास में कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनाया कि एक स्टूडेंट्स का इस तरह से रो बना रहा है कि एक लड़के के बाद क्या है, एक लड़की है, इस तरह से चेंज करते जा रहा है, तो वो भी एक सीक्वेंस हो गया। हो सकता है कि हाइट वाइज वहां पे सीक्वेंस बना रहा है, वो भी एक सीक्वेंस हो गया। तो ये सम रूल होते हैं। सम रूल मीन्स रैंडमली किस तरह से कलर वाइज बना दे, साइज वाइज वहां न रख करके बोलेगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो कलर वाइज है, कि चलो रेड के बाद क्या रखें, व्हाइट रखें, व्हाइट के बाद ब्लू रखें, ब्लू का तो उसका अपना सीक्वेंस है। हो सकता है कि कोई पर्सन बोले कि ये मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस है कि सपोज 4 5 2 10, तो ये भी क्या एक सीक्वेंस है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो फॉर्म करने वाला है वो किस रूल को फॉलो किया है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, अब बता दे कि ये सीक्वेंस है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। हो सकता है कि तुमको ये पर्टिकुलर रूल, ये क्या है, सम रूल, वो रूल तुमको पकड़ में नहीं आ रहा है। अब वो जो बनाया है वो बोल रहा है कि ये सीक्वेंस है, तो ठीक है सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस में सबसे बड़ी जो पॉइंट क्या होती है कि टर्म जो फर्स्ट पोजीशन पे आया उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड पोजीशन पे आया उसको सेकंड टर्म बोलते हैं, थर्ड पोजीशन पे आया उसको थर्ड टर्म, इस तरह से एंड सो ऑन, फोर्थ पोजीशन पे तो फोर्थ। तो सम रूल में यही है। सीक्वेंस में ऐसे देखोगे तो चेंज करेगा, किसी तरह से सीक्वेंस बना सकता है वो, जिस तरह से तुम अरेंज करना, एक तुमको भी स्टेप्स दे दिए तो तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए, बोले कि नहीं ये सीक्वेंस है। अब तुम्हारे पापा हैं या मम्मी आई बोली कि अरे यार ये ऐसे कैसे अरेंज कर दिए, ठीक है, उसके उनके अकॉर्डिंग वो चीज ठीक नहीं लगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या किए, वो अरेंज कर दिए उस स्टेप्स को, तो उस उनके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, अच्छा लग रहा था, वो सीक्वेंस बना दिया। तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस में सम रूल बोला जाता है, वो पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है, इवन 10th में पढ़े होंगे कि सीक्वेंस है जो अगर दिया हुआ रहेगा तो प्रीवियस टर्म्स को देख करके नेक्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि कोई पर्सन इस तरह से रैंडम दे देगा तो फाइंड कर नहीं सकते हो, तो वहां तो एक रूल होना चाहिए, तो वहां पे रूल रहेगा तभी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है। समटाइम्स इवन देखे होंगे कि एक ही सीक्वेंस का दो दो आंसर आते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कुछ और सोच करके अरेंज किया है, लेकिन जो बना रहा है वो दूसरे तरीके से देख रहा है, या और तीसरे तरीके से देख रहा है कि सेम क्वेश्चंस का 3 आंसर आ रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स में जनरली ये अवॉइड किया जाता है कि एक सीक्वेंस का 2 आंसर हो, नहीं तो वहां पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आंसर, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा उसमें एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो वो सीक्वेंस बनाया जाता है मैथमेटिक्स में अलग तरीके से, बाकी तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें टर्म्स क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे आया तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये क्या हो गया, थर्ड, ये फोर्थ एंड
सो ऑन, यहाँ जाके एन टर्म मिलेगा, राइट। अब देखो सीक्वेंस का एग्जांपल, मैथमेटिक्स में सपोज यहाँ पे 2 दे दे, ठीक है, सेकंड 0, यहाँ 4 -2, यहाँ पे 6 -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ देखो 2 से इसको डिक्रीज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 से डिक्रीज होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग +2 हो गया, यहाँ -2 हो गया। अब देखो ये 2 से डिक्रीज हो रहा है और ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 से डिक्रीज हो रहा है और अगला जो टर्म आएगा वो बता सकते हो कि 8 होगा। अगला जो टर्म होगा यहाँ पे वैकेंट रखा जाए तो इसको फाइंड कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है कि इजीली फाइंड कर लिया जाए नेक्स्ट टर्म को। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट वो बनाने का किसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना सकते हो, तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग कुछ और अच्छा लगा तो वो दे सकते हो, लेकिन ये टर्म क्या रहेगा, फिक्स्ड रहते हैं, ये टर्म्स फिक्स होते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आया तो फर्स्ट, इसको सेकंड, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, ये वाले टर्म फोर्थ हो गए एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान दो, जनरल टर्म जो लिखा जाता है, टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय AN, ठीक है। डबल एरो होता है, वो लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है। डबल, ये क्या होता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। लेफ्ट साइड में उसके एन का वैल्यू रखो, n-1 रखो, और n यहाँ पे जो होता है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है, जनरल टर्म को n से डिनोट किया जाता है। इवन nth टर्म इसमें जो आएगा वो उसको tn भी बोला जाता है। nth टर्म is also denoted by tn, डिनोटेड बाई कर लो, क्या होगा, डिनोट किया जाता है tn से। t1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, t2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म होगा, t3 रखेंगे तो थर्ड टर्म होगा। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑलवेज। जो टर्म होंगे कभी 3.5 टर्म नहीं होता है, तो वो हमेशा क्या लेगा, नेचुरल टर्म लेगा। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होता है, तो उसका n का वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते हो। जनरल टर्म डबल एरो के बीच में n रखते हैं। अब देखो जनरल सीक्वेंस तो इस तरह से भी कर सकते हो कि सीक्वेंस का एग्जांपल ये हो गया कि 2 का यहाँ पे 1 1 कॉमा देखो 1 का स्क्वायर प्लस 0, इस तरह से लिख सकते हो, सीक्वेंस बनेगा। एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 0, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस है, ठीक है। इसका n टर्म लिखोगे, tn टर्म लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, यहाँ 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 आ रहा है, मीन्स ये यहाँ पे इससे एक लेस आ रहा है वैल्यू, ठीक है। 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो n टर्म इसका tn टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n-1। तो इससे अगर इसी को एक्सपैंड करके दे देता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता कि कैसे कैलकुलेट करें उसको, ठीक है। तो वो रूल है जो बनाया जाता है, सम रूल को फॉलो किया, उसके बाद सीक्वेंस दे दिया, क्वेश्चन इस तरह के, अब तुमको पकड़ में आ रहा है तो बनाओ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इसी तरह से रह गया। पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के कुछ टर्म यहाँ पे तुमको 11th में मिलने नहीं जा रहा है, यहाँ तो फिक्स्ड रहेगा, पर्टिकुलर टाइप के तुमको सीक्वेंस पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर जाना भी नहीं है, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल दे देते हैं, सीक्वेंस में तुमको फाइंड करना है सीक्वेंस को।
write down sequence whose nth term is as first में tn is equal to -1 to the power n 2n plus 1 divided by 3. सेकंड में tn is equal to n square sin n pi by 6. थर्ड वन tn is equal to 3 plus -1 to the power n divided by 3 to the power n log n base 10. फाइंड करो तो इसका सीक्वेंस फर्स्ट वाले का फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले का फाइंड करो। तो क्या करना है, n का वैल्यू 1, t1 फाइंड करने के लिए n का वैल्यू क्या करेंगे 1 रखेंगे, t2 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, t3 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, t4 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे एंड सो ऑन, इस तरह से। तो देखो इसका जो टर्म मिलेंगे मीन्स सीक्वेंस वाला जो टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरह से टर्म फिक्स्ड होता है। तो अब फर्स्ट टर्म निकालोगे तो n इज इक्वल टू 1 रखना, तो 1 रखोगे तो -1 टू द पावर 1 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/3, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 2 2 4 5/3, n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो निगेटिव में आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7/3 माइनस में, n इज इक्वल टू 4 रखना है तो 4 रखोगे पॉजिटिव में आएगा तो 9/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। और रहने दो इसी तरह नो से। यस क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखना चाहोगे तो 3/3 लिख लो फर्स्ट टर्म, तो राइट। तो 3 2 5 5 to 7 7 to 9 वो प्लस माइनस में रहेगा, अगला टर्म रहेगा, तो ये सीक्वेंस से लिख सकते हो। 11/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13/3 हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर माइनस में 15/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह से ऊपर 2 का डिफरेंस में बढ़ रहा है। देन सेकंड tn is equal to n square sin n pi/6, फाइंड करो तो इसका t1 क्या आएगा, t2 क्या आएगा, So t3 1 क्या आएगा, 2√3 9 1 2 हाँ 1 2√3 9 2√3 and so on 9 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, Yes. एटलीस्ट 3 टर्म तो फाइंड करना ही, एटलीस्ट 3 टर्म्स। वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस में रहेगा तो 5 टर्म्स तक भी बता सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 टर्म्स फाइंड करना ही करना है, राइट। वो एक प्रोग्रेशन में बताऊंगा कि 3 टर्म्स क्यों नीड होते हैं। यहाँ पे 5 6 टर्म वो जितना रहेगा वो लिख देना। थर्ड वाले निकल जाएंगे। yes sir 1 कैसे आया? अच्छा 1 कैसे आएगा, n तो वहाँ इज पे इक्वल टू हाफ होगा। कितना होगा, अरे 1/2 यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1 पुट करो ना, कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर sin pi/6, अच्छा 1/2 आएगा। सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 pi/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो pi/3 3/2, तो 2√3। चलो n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू साइन 3 pi/6, तो pi/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 होगा फर्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म चलोगे या फिफ्थ सिक्स्थ टर्म में इसका चलोगे तो सिक्स्थ टर्म में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, t6 इसका 0 हो जाएगा, t12 0 हो जाएगा, t18 0 हो जाएगा, मीन 6 के मल्टीपल वाले जो टर्म ऊपर आएंगे वो 0 0 देगा। समझ में आ रहा है ना, यस yes sir 0 होगा। तो यहाँ पे भी पुट करके वैसे ही n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 पुट करके सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं ना,
ये इजी क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 1, ये तो बच्चे वाले हैं, ये तो तुमको सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वाला भी बना देगा। देन सीक्वेंस सीरीज आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, सम ऑफ सीक्वेंस सीरीज, सम ऑफ सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस इस तरह से, एंड सो ऑन। वो अलग की टर्म है कि A1 A2 A3 माइनस में भी हो सकता है A1 पॉजिटिव हो, A2 क्या हो, निगेटिव में हो, A3 पॉजिटिव हो, A4 निगेटिव में हो, तो उस तरह से निगेटिव आ जाएगा वहां पे, लेकिन क्या हो जाएगा, सम ऑफ सीक्वेंस होता है, सीरीज आता है। तो जो टर्म है उसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वो सीरीज मिल जाएगा, उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये बाद में नीड होगा प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद। अब देखो इसके बाद जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो प्रोग्रेशन। इसका डिफिनेशन किसी को पता है? If sequence follow a definite rule, सम रूल नहीं, यहाँ क्या होगा, डिफिनिट रूल। इसमें कंडीशंस क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ each term thoroughly increases or decreases। क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रूली क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करते ही रहेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करते ही रहेगा, करेक्ट ना, प्रोग्रेशन में, ये ध्यान में रखना। और इसमें क्या हो गया, एक डिफिनिट रूल को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रूल आएंगे। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे सकते हो, प्रोग्रेशन है तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, राइट। 1 3 5 और सीरीज, सम ऑफ सीक्वेंस है जो ये डिनोट किया जाता है, सीरीज को डिनोट किया जाता है एस से, सम ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ये क्या हो गया, सीरीज हो गया, बेसिकली सीरीज को ये डिनोट किया जाता है। अब यहाँ देखो 1 3 5 7, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस देखोगे तो कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है, राइट। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे +2 से ऐड हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। तो ये पढ़े होगे 10th में कि ये क्या होता है, एपी होता है। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म अगर लिखते हैं, सपोज 1 -1/2 1/4 -1/8 1/16 -1/32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हटा करके देखेंगे तो क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका देखोगे, हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, मॉडुलस लगा दो ईच टर्म में, ठीक है, टेकिंग मॉडुलस इन ईच टर्म सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव ही लिख रहे हैं, 1/16 1/32 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। अब एक बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर दो टर्म का रेशियो लोगे, टेकिंग रेशियो ऑफ सक्सेसिव टू टर्म्स नेक्स्ट टू देखो
सक्सेसिव टू टर्म्स, नेक्स्ट टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को लेंगे। टू सक्सेसिव टर्म का, तो देखो किसी भी टू टर्म्स लो, -1/2 डिवाइडेड बाई 1, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2। इसका रेशियो -1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। ये क्या होगा, हर एक बार में -1/2 से क्या होगा, रेशियो से क्या हो रहा है, -1/2 रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। जैसे -1/2 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा। तो माइनस छूट गया वहाँ पे, यहाँ पे सो सेकेंड टर्म में। हाँ ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। क्या हो रहा है, हमेशा जो टू सक्सेसिव टर्म का रेशियो है, बाद वाले और उसके जस्ट पहले वाले रेशियो लेंगे तो हमेशा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो एक ये बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है, इसको जीपी बोला जाता है। तो वो बाद में अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है कि इसको प्रोग्रेशन बोलोगे, जो एग्जाम्पल दिए थे, 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, -4 हो गया। तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस ये तो बन रहा है। देखो ये सीक्वेंस है, हाँ 2 हो गया, यहाँ 2 से -2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज किया। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से इंक्रीज किया है। अब इसमें देखेंगे -2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज किया है। फिर इसके बाद 2 से इंक्रीज करा है। हर एक नेक्स्ट टर्म को देख रहे हैं, जस्ट एडजेसेंट वाले को नहीं, उसके नेक्स्ट टर्म को। अब यहाँ के बाद -2 से डिक्रीज किया है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे एंड सो ऑन है, यहाँ फर्स्ट टर्म हाँ से तो दो रिलेशन निकला। क्या हुआ, सर फर्स्ट टर्म से तो आप दो रिलेशन लिए यहाँ पे। मतलब फर्स्ट टर्म रिलेट कर रहे हैं कि देखो 2 से यहाँ डिक्रीज कर दिया है, या यहाँ से इंडिपेंडेंटली कर सकते हो कि जीरो से लेंगे ना फिर वो जो हाँ ऐड 0 से करेंगे ले तो। सकते हो, ठीक है, हाँ 0 से भी ले सकते हो कि इवन टर्म्स में क्या हो रहा है, 2 से डिक्रीज करते जा रहा है। ऑड नंबर वाले टर्म्स पोजीशंस पे जो आ रहे हैं, फर्स्ट थर्ड इस तरह से, तो उसमें क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो रूल बनाए थे कि यहीं से कि 2 इसको डिक्रीज कर दिया, 2 नेक्स्ट टर्म को इंक्रीज कर दिए, तो वो इजी होगा। ठीक है, जिस तरह से एनालाइज कर रहे हो सेकेंड टर्म से। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 0, 2, 6, 4 एंड सो ऑन। तो ये देखो ना तो थ्रूली इंक्रीज कर रहा है और ना तो थ्रूली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए, और इवन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इवन और कांस्टेंट भी लिख लो, ऐड कर सकते हो। तो ये भी प्रोग्रेशन में आ जाएगा। 2, 2, 2 एग्जाम्पल में जैसे देखो 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया कांस्टेंट में, तो वो भी क्या हो जाएगा प्रोग्रेशन में। अब ध्यान देना, यहाँ पे नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इस तरह से कर दो, और कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, नॉट एग्जाम्पल ऑफ, ये वाले को लिखोगे, उसको लिखोगे, बेसिकली वही दिया हुआ है ना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करके हम देखते हैं। तो उसको लिखोगे क्या, नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेशन। ये पूछेगा नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन ये पता होना चाहिए, कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आगे पढ़ लोगे तो क्या होता है नहीं होता है, जो कभी पूछने भी नहीं जा रहा है, फिर भी पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है जो। तो ये क्या हो गया कि एग्जाम्पल प्रोग्रेशन का नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बाद में देखा जाएगा कि एवरी प्रोग्रेशन है जो सीक्वेंस होता है, लेकिन एवरी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एवरी सीक्वेंस या एवरी प्रोग्रेशन is a sequence, but reverse is not correct. इसका वाइस वर्सा होता है, जो उल्टा होता है वो करेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चलो, तो प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ तक क्लियर है ना। एफपी, इसको
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। इवन सीक्वेंस भी देखोगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, बट प्रोग्रेशन बोलना ज्यादा टेक्निकली करेक्ट है। इवन सीक्वेंस भी बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ए तो आ गया ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है बेसिकली, एस भी लिखा हुआ रहेगा। यहाँ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन मिसलेनियस टाइप के, देन मिसलेनियस होता है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल सीरीज भी आ जाते हैं यहाँ पे, मिसलेनियस में भी स्पेशल सीरीज। इसी में रख लिए स्पेशल सीरीज मिसलेनियस में ही, या इसको अलग भी कर सकते हो उसी में। ठीक है, एपी जीपी एचपी एजीपी एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम हो गए। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, इस टॉपिक में। अब बताओ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है बताओ। सर इसमें हर एक सक्सेसिव टर्म से एक कांस्टेंट टर्म से हाँ, जो डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट टर्म आते हैं वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज और क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मींस इसका जो जनरल टर्म होते हैं। ठीक है, इसका लिख लेना, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। ये बताऊंगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय, बताओ डी, स्मॉल डी, एंड nth टर्म डिनोटेड बाय tn और क्या होगा an। इस तरह से tn और an, राइट, जहां n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब इसका जो जनरल टर्म्स होते हैं, ये पढ़ चुके हो। क्या होता है tn इज इक्वल टू जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये tn होता है। सम इसका बताना पड़ेगा, सम का वैल्यू क्या होता है, n/2 into इंटू 2a plus n minus 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l बाई a प्लस l। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। समटाइम्स क्या होगा, सेकंड वाले ज्यादा यूजफुल हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में, तो दोनों ध्यान रखना, राइट। अब देखो टर्म्स जो होते हैं, फर्स्ट टर्म इस तरह से, सेकंड टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान देना, यहाँ जो लिखा गया है फर्स्ट टर्म a प्लस 0 इंटू डी लिखा गया है, तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है। तो nth टर्म जो आएगा ये क्या है, nth टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आएगा, राइट। अब इसका समेशन जो फाइंड किया जाता है, समेशन का प्रूफ आता है ना, ये सीक्वेंस हो गया। अगर इसको बोलोगे एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये फॉलो कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये सीक्वेंस हो गया। अब ध्यान दो, अगर तुमको इसका सम करना है सीरीज का, सीरीज
मीन्स समेशन इसका फाइंड करना है। तो एक बार फर्स्ट टर्म लिख लिए, सेकेंड टर्म इस तरह से लिख लोगे, a प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म लिखोगे a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिख लेना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या कर देना कि इसी को रिवर्स करके लिख देना। ये देखो tn हो गया, ये जो tn लिखा हूं इसी तरह से ऑब्जर्व करके लिखा हुआ है कि n माइनस tn, अगर nth टर्म देखेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके लिख लेंगे तो ac रहेगा, यहां हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स इसके लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। जो थर्ड लास्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 3, यहाँ 2 आया तो 3 इंटू क्या हो जाएगा d, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो s प्लस s 2s आ जाएगा। यहाँ देखो ऐड करो तो n माइनस 1 ये रह जाएगा। देखो ईच टर्म में क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो n माइनस 1 ही रह जाएगा। यहाँ देखो d अब प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो ये दोनों को सम करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस डी अब प्लस a प्लस एन डी माइनस 2d। अब ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एन डी माइनस डी, अब डी कॉमन लोगे तो n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2a, अब प्लस ही आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करने जा रहे हो तो यहाँ क्या है, प्लस 2d में है, यहाँ माइनस 3d में है, दोनों ऐड होगा तो माइनस d हो जाएगा। तो हमेशा कॉमन जो होगा n माइनस डी हर एक में आ जाएगा। तो ऐड करो, अब देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। अब इसमें भी ऐड करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। थर्ड वाले को ऐड करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। एंड लास्ट में भी जो ऐड करोगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये कितने टर्म्स होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। तो 2s इज इक्वल टू, अब n टर्म जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसका समेशन या तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करो या 5 इंटू 2 कर दो 10। 3 प्लस 3 अगर n टाइम है, अगर ये n टाइम्स रहता तो 2 इंटू n हो जाता, राइट, समेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे, n टाइम्स टर्म है तो हमेशा क्या है, सारे टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो या तो इस तरह से कर सकते हो कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को कॉमन लिए तो फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 1 आ गया, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 1 ही आ जाएगा। ये कितना है, n टाइम्स। तो जो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब जो समेशन आए वो s इज इक्वल टू n बाई 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये प्रूव किया जाता है। समटाइम्स क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि ये भी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं, क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाएगा। बनने का बन जाएगा, वो तुक्का वगैरह इस तरह से करके आंसर ले आओगे, लेकिन प्रोसेस से जाओगे तो तुमको समटाइम्स ये यूज करना पड़ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चंस में स्टक कर जाओगे। तो ये ध्यान रखना कुछ कुछ क्वेश्चंस में, बट वो बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्या पता कि कंपटीशन एग्जाम में उसी पॉइंट को उठा करके क्वेश्चंस पूछ दे, तो वो ध्यान रखना। अब पूछा भी गया है, राइट। तो ये समेशन का फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या, याद ही रहना चाहिए, राइट। एक गॉस 12th में जाओगे तो साइंटिस्ट गॉस के बारे में पढ़ोगे। वो क्या थे, बहुत लेजी टाइप के पर्सन थे, हमेशा क्लास में बहुत मतलब लेट ही जाते थे, ठीक है। तो एक बार जो प्रोफेसर था, जो भी हो, कॉलेज का नहीं, स्कूल में ही तो टीचर था, वो बोले कि चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट तक, लास्ट में क्या लिखे, 100। अब बोले कि इसका सॉल्यूशन पहले डायरेक्टली आता नहीं था, कि चलो जब तक तुम ऐड करके इसका नहीं बताओगे वैल्यू, तब तक तुमको अंदर नहीं आने देंगे।
तो वो क्या किए कि गए, ठीक है, बाहर, और एस लिखे इस तरह से, पता नहीं जो भी आया उनके माइंड में इस तरह से लिखे, फिर इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ पे 99 लिख दिए, सॉरी यहाँ पे रुक जाओ। वो तो यही कॉन्सेप्ट लगा था, जिस तरह से एपी का वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 900। यहाँ क्या, इसी को लिख दिए उल्टा करके। वो ऑब्जर्व किए कि अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू सेम आ रहा है, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट का वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, थर्ड लास्ट टर्म का वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया, और क्या किए, ऐड करके तुरंत वैल्यू फाइंड करके ला करके दिखा दिए, ठीक है। तो प्रोफेसर बहुत सडनली, मतलब होता है ना कि शॉक में चला गया कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, शायद So ये पढ़े होगे भी, एनसीईआरटी में दिया हुआ यस है ये स्टोरी, है ना, yes, स्टोरी है ना हाँ जी। सर दिया हाँ, हुआ 101 + 101 + 101 + ... ये तो 101। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 101 इंटू कितने टाइम्स हैं जी, 100 टाइम्स, इंटू 100 हो जाएगा। अब आइए, डिवाइड बाय 2। तो ये एपी का फॉर्मूला यूज करो। क्यों, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ही है। तो हमेशा डी जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख लो जहां बताया हूँ वो, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर एपी है तो ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या हो सकता है, देखो ये वैल्यू, वो अलग की बात है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये तीनों केस आ जाएंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है उसका वैल्यू, निगेटिव भी हो सकता है। कोई भी टर्म लो डिक्रीज कर रहा है पर्टिकुलर टर्म से तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कांस्टेंट है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है डी, ये एपी का है कॉमन डिफरेंस, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, इसमें से कुछ भी वैल्यू होगा। एग्जांपल में लिख लेना 2 4 6। और प्रोग्रेशन का मिनिमम क्या होना चाहिए, नेचर को फाइंड करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स होना चाहिए, तभी बता सकते हो कि वो किस प्रोग्रेशन को, पर्टिकुलर टाइप के प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। 2 0 -2 -4 एंड सो ऑन, 2 2 2 2, ठीक है। इसके लिए डी का वैल्यू 2, इसके लिए डी का वैल्यू -2, और इसके लिए डी का वैल्यू 0। हाँ बोलो रवि, क्या पूछ रहा था रवि? वो बस बोल रहे थे सर, ये सर कोई इंडियन मैथमेटिशियन किया था ना ये नहीं फॉर्मूला। नहीं गॉस एक साइंटिस्ट थे, वो एक्चुअली किए। एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा स्टोरी, इंडियन मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। देखिए नहीं सर, 10 तक तो सर यही बोला गया था मुझे। नेम पढ़ लेना, नहीं वो गॉस थे। वो 12th में जाओगे, फिजिक्स में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम, उसमें पढ़ना है 12th में, 11th में तो नहीं, 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वो बहुत लेजी टाइप के इंसान थे, कोऑर्डिनेट वगैरह में भी उनका बहुत योगदान है। वो लेटे लेटे, मतलब जो होता है ना, खाते रहते थे और बैठ करके सोचते रहते थे कि कैसे कम डिस्टेंस को मेजर किया जाए। उनको पानी लेना है तो कम डिस्टेंस कैसे चले, बस वही माइंड को इस तरह से यूज करते रहते थे। वो डिस्टेंस को कैसे लो, कम से फ्यूएस्ट डिस्टेंस क्या हो, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान है। बताओ कितना टाइम हो गया? 4:31, अभी तो टाइम है। देन कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, हाफ एन आवर है तो आधा घंटा बाकी है। ओके, तो क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज बता दूं क्या आज ही? ये से बता बता दें। ओके,
इसमें अच्छा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर बना लोगे तो ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी बुकलेट बनाने जाना तो क्या होगा कि हर एक देखोगे थ्योरी वाले पार्ट में कि हर एक थ्योरी के बाद टॉपिक वाइज क्या दिया हुआ है, अलग अलग थ्योरी दिया हुआ है। उसके बाद तुमको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा 4 to 5 क्वेश्चंस, उसको बनाते जाना। इवन एग्जाम्पल वाले देखोगे, बनाओगे, अपने से ट्राई करना बनाने का, बन जाएगा। देन जो 4 to 5 सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा उसको कंप्लीट करना, उसका आंसर गिवन है। देन एक्सरसाइज पे जाना, राइट। इससे क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार जरूर फर्स्ट टाइम बनाओगे और बना करके उसको 2 बार सोचना है। एक क्वेश्चंस को बना करके उसको सोचना। इजी क्वेश्चंस होगा तो ठीक है, वो तो ऐसे ही बन जाएगा, वो इजी वाले रहते हैं, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। थोड़ा बहुत जो ट्रबल तुमको क्रिएट कर रहा है बनाने में, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, ठीक है, टाइम लग गया है, एक बार में नहीं बना, तो उस क्वेश्चंस में जरूर से सोचना। जिसको भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए, किसी पर्सन के लिए वो बहुत इजी हो, किसी के लिए वो टफ लग रहा है, तो वो पर्सन सोचे, जो जिससे नहीं बन रहा है वो सोचे कि क्यों नहीं मुझसे बन रहा है, क्या करें इसके बारे में, क्यों नहीं बन रहा था, कौन सा पॉइंट छोड़ रहे थे। तो ये ध्यान रखना, ऑलवेज क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है। थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी एकदम ट्राई करना कि कौन सा पॉसिबिलिटी बन रहा है, वो यूज करें कि क्वेश्चंस बन जाए। ऑलवेज टाइम लगेगा बट बनेगा। ये देखो, ट्राई करो क्वेश्चंस बनाने का कि which term of the sequence sequence 205, इसका कॉन्सेप्ट भी बताना है। 2005 2000 1995 ... contains the first negative term। बताओ तो, सॉल्यूशन क्या होगा? सर आंसर बताएं या फिर टाइप सॉल्यूशन? नहीं, बताओ आंसर। सर ये सॉल्यूशन अलग है ये। सर 403 है क्या? हाँ, गुड, 403 ही आएगा आंसर, जो होगा वो 403 है। गुड। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या करोगे? अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो tn लिखोगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, राइट। अब बोल रहा है कि ये tn है वो क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो देखो, निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ये वैल्यू जो भी सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, सीरीज प्रोग्रेशन, वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। मींस डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा तो वहां पे कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो निगेटिव होना चाहिए, राइट। अब ध्यान दो, उसमें और डिफरेंट कंडीशंस बनते हैं। उसमें देखोगे कि एक के बाद एक निगेटिव भी होता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस में, लेकिन जनरली वो जो निगेटिव वाला रहेंगे वो तुमको एपी में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब टीएन का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो दो तरीके से बना सकते हो। एक तो जीरो, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, उस एन का किस वैल्यू के लिए यहाँ पे जीरो जा रहा है। अगर जीरो एग्जैक्टली आ गया, एन का इंटीजर वैल्यू आ गया, तो उसको एक ज्यादा दे देंगे, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि
उसको इंटीग्रल वैल्यू, उस इंटीग्रल वैल्यू पे क्या टीएन आ रहा है उसके बाद एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अदरवाइज टीएन का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होना चाहिए, टीएन है क्या, ये वाला वैल्यू है, ये बेसिकली टीएन ही है। तो a प्लस एन माइनस 1 का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब वो n का वैल्यू फाइंड कर लेना इससे कि क्या होगा। n का मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो रख लो, फर्स्ट टर्म क्या है 2005 है, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है सी डी 5 माइनस में, तो -5, ये लेस देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -n प्लस 5 लेस देन, करेक्ट ना, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2005, 2010 हो जाएगा, करेक्ट। अब डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है n का वैल्यू जी, ग्रेटर देन 2000 बाई 5 ना, कुछ गलत किए हैं क्या, -5n होगा। -5n होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 402। 402 कितना 402, 2 और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ऑलवेज, नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं, यहाँ ज्यादा सुटेबल होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 402, तो n का वैल्यू हो जाएगा, इक्वल करोगे तो 403, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो n का वैल्यू ऐसा नहीं है कि 402.1 हो जाएगा, क्यों कि ये नेचुरल नंबर है, तो एक्चुअली 402 होगा या 403 होगा, तो 403 यहाँ पुट करके देख भी सकते हो, राइट। 402 पे निकालोगे तो हो सकता है 0 या पॉजिटिव आ जाए, 403 पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट वन बनाओ तो, 600। तो 600 सिस्टम क्या है? क्या, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, कितना आया 600 है क्या? 600, नहीं आंसर मुझे नहीं पता है, 48, 46, 44 एंड सो ऑन। देखो 3 टर्म्स है, तो ये तो जा रहा है एपी में, एपी में कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे -2, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो सम जो होगा वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि n का पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जी। देखो 48, 46, 44, तो 2 का डिफरेंस में जा रहा है, तो जो वैल्यू होना चाहिए लास्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लो, क्योंकि 0 वैल्यू इंक्लूड करोगे या निगेटिव वाले तो क्या होगा, n का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन वहां उसका सम करोगे तो क्या होगा, ये देखो ऑब्जर्व करो 48, 46, 44, 42 एंड सो ऑन, यहाँ पे आएगा क्या 2 या 4 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, -2, -4। अब ध्यान देना कि अगर वैल्यू लोगे, n का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम सम के लिए क्या होगा, यहाँ तक ही वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा करते हो तो यहाँ n का वैल्यू होगा, इंक्रीज करेगा n का वैल्यू, लेकिन क्या होगा इसके लिए एडिशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर n का वैल्यू इंक्रीज करोगे इसके लिए तो क्या होगा, और सम को डिक्रीज कर देगा, n का वैल्यू और इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, और सम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा अप टू 48 तक, क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा। देन 48 के बाद क्या होगा कि जो सम है वो निगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब फाइंड करने के लिए आप करना है कि लास्ट टर्म कितना हो गया, 2 आ गया, 2 लास्ट टर्म आ गया, तो अब n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn 2 हो गया, 48 हो गया, n-1, और यहाँ पे क्या हो गया बोलो, ये तो ऐसे ही डिवाइड -2। करोगे तो टर्म आ जाएगा -2, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 50
सॉरी 46 माइनस में इज इक्वल टू, ये प्लस में है, -2n और ये क्या हो जाएगा +2, तो इधर जाएगा तो कितना होगा -48 इज इक्वल टू -2n, यहाँ से n इज इक्वल टू हाउ मच 24। ये ऐसे भी डिवाइड करोगे 2 के, अगर तुमको लगेगा कि मिस्टेक हो रहा है तो इस तरह से फाइंड कर लोगे, लेकिन यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 24 टर्म इसी तरह से आ जाएंगे। तो सम जो होगा वो 24/2 इंटू 48 + 2, राइट। ये देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पे हाउ मच 12 इंटू 50, राइट। तो इस तरह से कर लोगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी टाइप से आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पे रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेज रहेगा। डिसकम्फर्ट जोन में जाओगे, मींस कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है क्वेश्चंस बना करके, तभी सीखोगे। अदरवाइज कंफर्टेबल टाइप के दिया क्वेश्चंस बन गया तो उससे कुछ नहीं सीखने जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा लाइफ में, तो उस तरह के क्वेश्चंस बनाओ ही नहीं, राइट। तो इसका प्रॉपर्टीज देख लो और कुछ होमवर्क दे देंगे, टाइम तो होगा ही मेरे ख्याल से 20 मिनट। फर्स्ट देखो, इसका जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, ये तो बता दिया हूँ, कांस्टेंट होता है और निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और सेकंड 3 टर्म्स ऑफ AP if sum is given, अगर सम गिवन रहेगा तभी क्या कंसीडर करना है, A - D, A एंड A + D, राइट। 3 टर्म्स जो कंसीडर करना है, तो क्या जहां पे सम रिक्वायर्ड होगा या सम गिवन होगा, इनडायरेक्टली सम का वैल्यू, तीनों टर्म्स के वैल्यू गिवन रहेंगे, तभी वहां पे A - D, A और A + D यूज करोगे तो क्या होगा, इजी होगा। अदरवाइज A + D, अदरवाइज क्या कर सकते हो, इस तरह से मान सकते हो जहां पे सम का वैल्यू गिवन नहीं है इनडायरेक्टली, तो A + D एंड A + 2D भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सम निकालो, यहाँ पे भी सम निकालोगे, कोई चेंजेस, यहाँ पे देखो सम गिवन रहेगा तो क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे तो D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3A = गिवन सम हो जाएगा, तो वहां से A का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सम गिवन नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ये इजी होगा ज्यादा यूज करना, राइट। थर्ड में 4 टर्म्स ऑफ AP, तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस जो लिया जाता है उसमें D रखा जाता है, लेकिन इवन टाइप के ये क्या है, यहाँ भी सम गिवन, सम इज गिवन, तो ये देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये ध्यान रखना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आएंगे इसके लिए ये 2D में रखा जाता है ऑर्डर में, तो जो टर्म माना जाता है A - 3D, A - D, A + D एंड A + 3D। अब देखो पूछोगे कि क्यों ऐसा बनाया गया, तो चूंकि अगर A लोगे तो A में D नहीं आ रहा है और इवन नंबर टर्म्स होना चाहिए, तो उसमें एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर A उसमें एज्यूम कर रहे हो तो कोई भी पैटर्न नहीं मिलेंगे, तो एक पैटर्न इसी में मिलेगा कि A - D, A + D माने और उसके बाद A + 3D माने, क्योंकि अगर इस तरह से मान रहे हो तो यहाँ पे 2D का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 2D डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ भी 2D डिफरेंस होना चाहिए। अगर A टर्म मान लोगे तो एक में A प्रेजेंट है तो 3 टर्म ऐसा आ जाएगा उसमें D एडजस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अब 5 टर्म्स, ये 4 तक यूज होता है, 5 टर्म्स हाँ किसी को कुछ पूछना है, इफ सही एंगल में यूज हो सकता है, हाँ कहीं भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, कहीं भी क्वाड्रिलेटरल का यूज होगा। यूज हाँ 10 क्वाड्रिलेटरल क्लास में में भी से क्या बोले करना है,
360 होता है ना जी, तो 360 Yes. में इसको ऐड कर सकते हो ना। 360 में डायरेक्टली ए का वैल्यू आ जाएगा, देन डी उसमें के अगर लिए दिया कुछ रहेगा ऑलरेडी पहले से कॉमन डिफरेंस, तो उसको क्या मानेगा? 2D। कॉमन डिफरेंस किसका? हाँ 2D तो मान सकते हो। 4 उस तरह से रहेगा तो 2D मान सकते हो 4 के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, सम रिक्वायर्ड रहेगा वहां पे अगर डी दिया हुआ रहेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से 4 टर्म मान लोगे। अगर सम गिवन नहीं है, ठीक है, सम गिवन नहीं है, तब तुम ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे अदरवाइज लिख देता हूँ। बच्चा होता है कि हर वक्त यही मान लेता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, क्योंकि 4 टर्म जनरल टर्म मानना है तो यही होगा ना, 4 टर्म हो गया, राइट। ठीक है, यस सर। 5 टर्म्स जब एज्यूम करना रहेगा तो इसमें ए आ जाएगा, तो ए इसमें जब आएगा तो देखो ए हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। लेकिन ये यूज करना है जब सम गिवन रहेगा तब, अदरवाइज क्या यूज करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो जनरली क्वेश्चंस फ्रेम करेगा उसमें यही यूज किया जाता है। इस तरह से रहेगा तो तुमको जनरल जो टर्म होते हैं एपी में वही क्या करना है, एज्यूम करके बनाना है, राइट। लेकिन एज्यूम करने का जहां भी आएगा चांसेस, वहां पे 3 टर्म्स तक नॉर्मली रहेंगे, जनरल फॉर्म में रहेगा। अदर 4 टर्म्स और 5 टर्म्स का जब यूज होगा तो बेसिकली वहां पे ये सब समेशन वगैरह गिवन रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस यही होता है, आप ध्यान देना। यहाँ पे एपी के केस में क्या होता है कि इक्विडिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस का सम करते हैं। यहाँ देखो ए, इसका प्रॉपर्टीज आगे बढ़ा के लिख लोगे 5, यहाँ एग्जाम्पल दे करके दिखा देते। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस n माइनस 3D, ए प्लस n माइनस 2D, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n टर्म्स है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये क्या है, लास्ट थर्ड टर्म है, लास्ट सेकंड टर्म है, तो n माइनस थर्ड टर्म हो गया, n माइनस 1th टर्म हो गया, और ये nth टर्म हो गया, ठीक है। तो nth टर्म हो गया। अब इसमें लिखा किया जाता है कि इक्विडिस्टेंस का जो टर्म होते हैं सम का, वो क्या होगा, सेम होगा। मींस इक्विडिस्टेंस अगर यहाँ से सेकंड चलें और लास्ट से सेकंड चलें और दोनों का समेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी, बोलो। So A plus D. सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी equidistance from the beginning and end is constant and equal to फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो सोच करके देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसका जो वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इसी चीज को उठाया जाता है। हेलो, से एग्जांपल देके समझाइए ना।
अच्छा हाँ, हेलो, यस सर। यहाँ n-2 लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखो सेकेंड टर्म को कर रहे हैं तो सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म को कर रहे हैं तो थर्ड लास्ट टर्म, और इसका जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा, क्योंकि इसका सम करो सेकेंड लास्ट और सेकेंड टर्म का तो इसी के बराबर आएगा। थर्ड लास्ट और थर्ड टर्म का समेशन करो, दोनों को ऐड करो तो वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही थ्रू आउट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, थ्रू आउट कांस्टेंट आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो 2 4 6 8 10 12 14, राइट। तो देखो इसका सम करो, देन ये दोनों का सम करो, ये दोनों का सम करो और इसको 2 टाइम्स कर दो तो क्या होगा, ये एक ही टर्म है ना तो ऐड किसके 2 टाइम्स कर दो, नहीं तो इसको रहने दो, वो मेन ये कॉन्सेप्ट समझाने का है। तो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा और इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर आएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। अब देखो नेक्स्ट जो है, चलो 6 नंबर, अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट 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 लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसमें ईच टर्म में कांस्टेंट टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो वो क्या होगा, एपी में ही रह जाएगा। तो ऐड करो, प्लस माइनस के कर दो ईच टर्म में, प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के, तो जो फाइनल सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, एपी में ही रहेगा। करेक्ट ना? ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एक ही नेचर। ऐड कर रहे हो तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इस टर्म में तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो जो फाइनल बनेंगे वो क्या हो जाएगा, एपी में ही रह जाएगा। जैसे देख भी सकते हो कि 2 4 6 8 10 हो गया, ये क्या है, एपी में है। अब इसमें हम इस टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 - 2 4 - 2 8 - 2 10 - 2, ये भी क्या हो जाएगा, एपी में होगा। 2 + 2 4 + 2 8 + 2 10 + 2, अगर ये कांस्टेंट है तब ये के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, एपी में होगा। अब ध्यान दो, अब 7 ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी है। अब इस टर्म में के से मल्टीप्लाई करो और के से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ए में देख लो, each term is multiplying by k और dividing by k, new sequence will be in AP. remains in AP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AP में ही रह जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10, अगर ये क्या है, AP में है, तो कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 2 5 × 4 5 × 6 5 × 8 5 × 10, ये क्या हो जाएगा, एपी में ही हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। इस पे इस कॉन्सेप्ट पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर दो, 2/5
लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए कि 4/5, 6/5, 8/5, 10/5, ये भी क्या हो जाएगा, एफपी में हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस है जो k इंटू कॉमन डिफरेंस, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो k इंटू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। इस केस में कॉमन डिफरेंस सेम रह जाएगा। यहाँ पे होगा कि कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाएगा, इसमें k इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सीक्वेंस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो फाइनल जो आएगा फाइनल सीक्वेंस का इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये तो एनालाइज करने वाला चीज है, वो याद रहे, याद होना चाहिए, वो तो पता चल जाएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट है। बताओ समझ में आया, इतना हो जाएगा? यस सर। ठीक है, अब देखो होमवर्क देते हैं। होमवर्क में देखो ये ध्यान, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पेज नंबर 7 में तक है, 7 तक, वहां तक बना लेना। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम अप टू पेज 7। अब देखो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में ज्यादा नहीं, 25 तक, 1 to 25 एक्सरसाइज 1, अभी इतना ही देते हैं। ठीक है, ट्राई करना कंप्लीट करके आने का। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ठीक है जा सकते हो। सर हाँ सर वो जो 7 प्रॉपर्टी बताया सर, उसमें जो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा और एक में चेंज हो जाएगा सर, वो थोड़ा समझ नहीं बता दीजिए सर। हाँ, यहाँ से देखो ना, एग्जाम्पल से ही देख रहे हो कि अगर k से डिवाइड किए हैं, ध्यान दो यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 5 इस टर्म को, तो 2/5, 4/5, 6/5, तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, राइट। प्रोग्रेशन के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स गिवन होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस 4/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 2/5, तो देखो ये तो सेम रह गया ना, यहाँ पे 5 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, और फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ प्रोग्रेशन at least 3 terms must be given। चलो ठीक है, राइट, यहाँ तक करके आना। चलो ओके, बाय बाय, टेक थैंक यू सर। केयर। हाँ थैंक यू सर।